Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 30th June 2021 and we are going to discuss the important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने आईएनएस विक्रांत का जो रिसेंटली डेवलप होने वाला है हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके वर्क प्रोसेस को देखने गए थे। और करेंटली आईएनएस विक्रांत जो हमारा इंडिजिनस फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, वो कुछ ही दिन बाद अपना सी ट्रायल शुरू करने वाला है। तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है, समझते हैं थोड़ा आईएनएस विक्रांत क्या है, कैसे बनाया। ये नाम विक्रांत पहले भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो आखिर ये आईएनएस विक्रांत है क्या और कैसे इसको डेवलप किया जा रहा है। न्यूज ये है कि रिसेंटली इंडिया's डिफेंस मिनिस्टर रिव्यूड द ऑनगोइंग वर्क ऑन द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। इसको इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है, विच इज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। देखिए, आईएनएस विक्रांत बेसिकली हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो हमने रशिया से लिया था, बट उसको जैसे आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले उसको डीकमीशन कर दिया गया था, और उसके जगह ही उस आईएनएस विक्रांत का नाम ही हमारे इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर को दिया जाएगा। तो ये एक रेस्पेक्ट होगा हमारे फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। So INS विक्रांत इज लाइकली टू बी कमीशन इन 2022। हमारा 2022 तक इसको कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। एंड एट प्रेजेंट इंडिया हैज ओनली वन एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, और वो भी रशिया से हम लोग लिए हैं, एंड दैट इज बेसिकली INS विक्रमादित्य। इंडियन नेवी को अभी बहुत जरूरत है एटलीस्ट 4 एयरक्राफ्ट कैरियर की, और जिसमें से हमारा आईएनएस विक्रांत जो होगा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो इंडियन नेवी के बहुत सारे लोड को कम करेगा। Because since India is located somewhere or around in a peninsular region, so at least we need 4 aircraft to some way or other control or protect our whole oceanic boundaries, और इसके लिए 4 एयरक्राफ्ट जरूरी है। और सेकंड जो एयरक्राफ्ट हमारा है वो आईएनएस विक्रांत होने वाला है। So the vessels to be named Vikrant after the decommissioned maiden carrier of the Navy, and it will have an air components of 30 aircraft। हमारे इस INS विक्रांत छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा, और इसमें अराउंड 30 एयरक्राफ्ट रखने की सुविधा होगी, जिसमें से लगभग मिग 29 के फाइटर जेट होंगे, कमॉफ 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स होंगे, एंड सून टू बी इंडक्टेड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स होगा, एंड बिसाइड द इंडिजिनस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। उसके अलावा हमारे अपने जो लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं वो तो होंगे ही। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए टॉप स्पीड ऑफ 30 नॉट्स, 30 नॉट्स के होगा, लगभग 50-55 किलोमीटर पर आवर, एंड इज प्रोपेल्ड बाय 4 गैस टर्बाइन। ये हमारा गैस टर्बाइन से चलेगा, एंड इट्स इंड्योरेंस इज 7500 नॉटिकल माइल एट 18 नॉट्स, दैट इज 32 किलोमीटर पर आवर। तो लगभग 7500 नॉटिकल माइल्स तक का ये सफर तय कर सकता है एक बार में। The shipborne weapon include Barak LR SAM,
सरफेस टू एयर मिसाइल होगा इसके अंदर में, AK-630 गन सिस्टम होगी, एंड वाइल इट हैज MFA स्टार एंड RAN 40L 3D radar as sensors. The vessels have a Shakti electronic warfare suits and it has a pair of runway. इसमें दो रनवे होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक दिस वन और एक ये वाली रनवे, तो लगभग दो रनवे होगी, और जिसके लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है। एंड ए शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। तो इसमें एक तरह का अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम होगा, जिसमें एक सम वे और अदर, जिसमें आप आराम से एयरक्राफ्ट को लैंड करवा सकते हो। इसकी सिग्निफिकेंस की बात किया जाए तो हमारा INS विक्रांत जो होगा, इट विल बी ए कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड रिच एंड वर्सिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर विल एड फॉर्मिडेबल कैपेबिलिटीज इन द डिफेंस इन द कंट्री एंड हेल्प सिक्योर इंडियाज इंटरेस्ट इन द मैरीटाइम डोमेन। मैरीटाइम डोमेन में हमारा ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी या हमारे जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड इट वुड ऑफर एन इनकॉम्परेबल मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट विद इट्स एबिलिटी टू प्रोजेक्ट एयर पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इंक्लूडिंग एयर interdictions and anti-surface warfare, offensive and defensive airborne, anti-submarine warfare and airborne early warning system। तो इसके अंदर में जो एयरक्राफ्ट हमारा कैरियर होगा, ये कहीं ना कहीं एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव, डिफेंसिव, काउंटर एयर, एयरबोर्न, एंटी सबमरीन वारफेयर एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी इन्वॉल्व करेगा ये। इसकी काफी बड़ी जरूरत है और ये बहुत दिन से डिमांडेड है हमारे इंडियन नेवी को। नेक्स्ट बात किया जाए तो हमारा जो करंट स्टेटस है इंडियन नेवी का, एज पर द मैरीटाइम कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव प्लान बाय 2027, इंडिया ought to have about 200 ships, but there is still a lot to cover to reach the target. However, the cost is not mainly in funding, but procedural delay or some self-imposed restrictions. देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास फंडिंग की कमी है, फंडिंग बहुत सारे हैं, बट इसकी जो प्रोसीड्यूरल डिले थोड़ा हो रहा है और सेल्फ इम्पोज जो रिस्ट्रिक्शन हमने बना रखा है उसके चलते भी हमें थोड़ा सा डिले हो रहा है इसके बारे में। The Navy ensure that it has state-of-art sonar and radar, and also many of the ships contain a high amount of indigenous content. देखिए, हम लोग आज बहुत हद तक आत्मनिर्भर के ऊपर में काम कर रहे हैं, ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है हम लोग खुद डेवलप करें और उस टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं हमारे घर में, ताकि हम लोग अपने इंडिया में ही इस चीजों को बनाएं, ताकि जरूरत के समय हमें बाहर के कंट्रीज के ऊपर में डिपेंड ना होना पड़े। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है जिसको ऑलमोस्ट हमारे जो साइंटिस्ट और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उसको अचीव करने की हर भरसक कोशिश कर रहे हैं, और वी आर नियर टू अचीव दोस टारगेट्स। तो ये रहा हमारा INS विक्रांत। हाल ही फिलहाल हो सकता है 2022 में इसको अपने इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाए। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली लिडार बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरिया को अप्रूव किया गया है, और पहले जैसे हुआ करता था ट्री काउंट वगैरह या सैटेलाइट की काउंटिंग होती थी या कवरेज देखा जाता था, अब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा। लिडार का जो फुल फॉर्म होता है, इट इज लाइट डिटेक्शंस एंड रेंजिंग। तो ये टेक्नोलॉजी यूज होगी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया रिच, ये करीब कलर आपको दिख रहे होंगे। तो इसके हिसाब से ये टेक्नोलॉजी यूज होगी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह या ड्रोन वगैरह में इंस्टॉल होगा, एंड दैट विल हेल्प इन कवरिंग द फॉरेस्ट एरिया। तो ये काफी उन्नत टेक्नोलॉजी है जो हमारे फॉरेस्ट सर्वे में आज ये यूज होने वाली है। लिडार की बात किया जाए तो न्यूज ये है, रिसेंटली द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर इन ए वर्चुअल इवेंट रिलीज द डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ लिडार बेस्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन 10 स्टेट। 10 स्टेट में इस लिडार टेक्नोलॉजी का या उसके सर्वे का एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश किया गया है, और या जिसको कहते हैं DPR, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तो ये कुछ स्टेट है जिसमें ये DPR प्रेजेंट किया गया है टू डू द फॉरेस्ट सर्वे बाय यूजिंग द लिडार टेक्नोलॉजी। देखिए, लिडार टेक्नोलॉजी में दोनों चीज हो सकता है, एक तो यहाँ पर सैटेलाइट का भी यूज किया जा सकता है या ड्रोन वगैरह का भी यूज किया जा सकता है, एंड दिस ड्रोन विल बी फिटेड विथ लिडार कैमरास एंड दे विल हेल्प इन डिटेक्टिंग द फॉरेस्ट रेंज या फॉरेस्ट एरिया। आगे बढ़ते हैं। सर्वे ऑफ फॉरेस्ट एरिया प्रोजेक्ट अगर बोला जाए लिडार टेक्नोलॉजी के ऊपर में, तो इसमें द प्रोजेक्ट वाज अवार्डेड बाय वेबकोस इन जुलाई 2020। 2020 में इसको रिलीज किया गया था एट ए कॉस्ट ऑफ ओवर 18 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन 26 स्टेट्स।
over 26 lakhs 2,61,897 हेक्टेयर्स का। वैपको जैसे आपको मालूम होगा ये एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में ये वैपको पड़ता है एंड इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड ए यूनिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग लिडार टेक्नोलॉजी विच विल हेल्प ऑगमेंट वाटर एंड फॉडर इन जंगल एरियाज देयर बाय रिड्यूसिंग ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। देखिए आज जो सबसे बड़ी बात है आज हमारे जो जंगल को या हमारे उसके जानवर को बचाने की कि एनिमल्स और ह्यूमन के कन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जाए और एक एनिमल्स को अपने जो घर में या उनके जो जंगल एरियाज में मूवमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो। तो फॉर दैट वी आर डेवलपिंग वेरियस कॉरिडोर्स और अगर सही तरीके से हम लोग इस सर्वे को अगर मेजर किया जाए, सर्वे अच्छी तरह से किया जाए विद 190% एक्यूरेसी या अच्छी तरह से एक्यूरेसी होगी, अगर हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी होगी देन वी कैन सेव लार्ज अमाउंट ऑफ आवर एनिमल्स एज वेल एज मोस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ आवर लाइव्स। स्टेट विल बी गिवन कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। स्टेट्स को कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जिसको कैंपा बोलते हैं वो फंड दिया जाएगा टू यूज इन दिस प्रोजेक्ट and CAMPA is meant to promote afforestation and regeneration activities in a way of compensating for forest land diverted to non-forest use। तो ये थोड़ा देखा जाएगा उसके कैंपा को अगर कैंपा की अगर बात किया जाए तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू मैनेज द कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन एंड इट एक्ट एज ए कस्टोडियन ऑफ द कैंपा फंड। ठीक है एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रिज इनसाइड अ फॉरेस्ट ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड इन दिस स्टेट्स विथ एन एवरेज एरिया ऑफ 10,000 हेक्टेयर्स selected in each state and the area should have average rainfall of the state and require assisted natural generations। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर में की जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है देखिए कॉम्पेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड बिल के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो आपको ग्राफिक्स दिख रहा है इसमें प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये है कि नेशनल कॉम्पेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड जो होगा एंड स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड दो लेवल पे बनाया जाएगा एंड दिस अथॉरिटीज विल मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये फंड कितना गया, क्या यूज हो रहा, कहाँ यूज हो रहा वो भी देखा जाएगा। Any users agency which diverts forest land for non-forest purpose is required to deposit prescribed amount। 90% of the collected payment will go to the state fund and 10% of the collected payment will go to the national fund। Fund will be used for increasing forest cover, forest regenerations, wildlife protection and related activities to protect green cover। तो ये कुछ चीजें हैं जो where the fund will be used। Bill is also meant for setting up a national management and planning authority at the center and state level authority in the respective states। तो ये कुछ है compensatory afforestation fund bills। इसकी अगर बात किया जाए तो बिसाइड रिड्यूसिंग ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ये एनिमल और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट को तो रोकेगा ही एंड बट इट विल आल्सो हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग एरियाज व्हिच नीड ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्हिच विल इन टर्न हेल्प लोकल कम्युनिटीज। Next, it will help in catching rainwater and prevent stream runoff, which help in recharging groundwater. It will help in recommending different types of soil and water conservations such as Aniknut, Gavian, gully plug, mini percolation tank, field bund, sunken pond, farm pond, etc। देखिए जो रेन जो वाटर हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर जो ये जो वाटर रिसोर्सेस होते हैं जहां पर चाहे पॉन्ड ले लीजिए दूसरी चीजें these are very important for our animals। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जानवरों के लिए हम वहां पर पंप या ये सब कुछ लगाए, टैप वगैरह लगाया जाए, बट rather this natural resources is basically used for the drinking facilities for our farm animals। और यही अगर सूख गए तो फिर ऑब्वियस सी बात है जानवर हमारे फिर ह्यूमन एरियाज में चले जाते हैं फॉर वाटर और फॉर एनी फूड। तो इसके चलते ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसको भी रोकने के लिए इस कैंपा फंड का यूज किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, इसको सम वे और अदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट लीडार की अगर बात किया जाए तो जैसे आपको मालूम होगा यहाँ पर लाइट सेंसर यूज किया जाता है और इसके अंदर में जीपीएस एक ट्रैकर होता है, जीपीएस डाली जाती है और फाइबर ऑप्टिक गायरो ऑप्शंस होता है ताकि ये उसके इंक्लिनेशन को समझ सके। So LIDAR basically समझा जाए तो it is a remote sensing method that uses light in the form of pulsed lasers to measure ranges and variable distances। जैसे कि रडार में आपके वेव्स यूज होते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल्स, जबकि यहाँ पर लाइट यूज होते हैं। These light pulses combined with other data recorded by the airborne system generate precise three-dimensional information about the shape of the earth and its surface characteristics। दूसरा, a LIDAR instrument principally consists of a laser, a scanner and a specialized GPS system receiver।
Airplanes and helicopters are the most commonly used platform for acquiring lidar data over broad areas, whereas lidar follows a simple principle: throw laser light at an object on the Earth's surface and calculate the time it takes to return to the lidar sources. Given the speed at which the light travels, approximately 1,86,000 miles per second, the process of measuring the exact distance through lidar appears to be increasingly fast. तो सैटेलाइट का तो कम, बट मोस्टली आज लिडार का जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स या एयरक्राफ्ट के थ्रू ज्यादा यूज होता है। और ये कुछ वैसा ही प्रिंसिपल है, लिडार प्रिंसिपल, जो हमारे रडार प्रिंसिपल का होता है। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड किया जाता है, यहाँ पर रेडियो वेव सेंड किया जाता है, और लिडार में हमारे लाइट को सेंड किया जाता है, लाइट वेव्स को। और लाइट जब जितनी देर में रिटर्न हो गया आता है, उससे कैलकुलेट करके उसके डिस्टेंस वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए एप्लीकेशंस की, तो लिडार इज कॉमनली यूज्ड टू मेक हाई रेजोल्यूशन मैप्स विद एप्लीकेशंस इन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एक बार रडार के बारे में पूछा था और भी दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ये पूछ सकता है एंड इट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। जैसे कि लिडार कहाँ कहाँ यूज होता था, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको सर्वे में यूज किया जाता है, जियोडेसी डाटा, जियोमेटिक्स, आर्कियोलॉजी में यूज किया जाता है, ज्योग्राफी में, जियोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी, सेस्मोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, लेजर गाइडेंस, एयरबोर्न लेजर स्वाथ मैपिंग एंड लेजर एल्टीमेट्री। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें लिडार टेक्नोलॉजी का यूज होता है। दिस कैन बेसिकली बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी। सो दिस इज अबाउट द डिफेंस लिडार टेक्नोलॉजी। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि रविशंकर जी का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने बंद कर दिया था ड्यू टू द वायलेशंस ऑफ डीएमसीए के बारे में आप लोग जानते होंगे। जैसे इट इज बेसिकली नोन एज यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998। तो समझते हैं आखिर ये क्या बोला है, यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट, और एक इंडियन मिनिस्टर्स की अकाउंट को कैसे हैक किया जा सकता है किसी बाहर के दूसरे कंट्रीज के एक्ट को वायलेशन में। सो देखते हैं न्यूज क्या है। इट इज ए लॉ, बेसिकली अगर डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के बारे में बोला जाए तो इट इज बेसिकली ए लॉ पास्ड इन द यूएस एंड इज अमंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर में ये आईपी लॉ है, मतलब इंटरनेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इंटरनेट के ऊपर में। कैसे? द डीएमसीओ ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ 1996 ट्रीटीज साइंड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग वीपो बोलते हैं। तो देखिए ये एक ओवरसीज मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ था, और 1996 में 2 ट्रीटी साइन हुई थी बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, वीपो। कंप्लेंट्स एंड कंप्लायंसेस क्या है? देखिए जैसे एनी कंटेंट क्रिएटर ऑफ एनी फॉर्म, जैसे सपोज करिए इंटरनेट में कोई भी कंटेंट क्रिएटर है, चाहे किसी भी फॉर्म का, चाहे वो म्यूजिक बनाता है, चाहे वो कोई आर्ट पेंटिंग इंटरनेट पे बना रहे हैं, any form, and who believes that their original content has been copied by a users on a website without authorizations can file an application citing their intellectual property has been stolen or violated। तो अगर ऐसा कुछ मसला रहा कि सपोज करिए आपने कोई ऐसा इंटरनेट में आपने कुछ ऐसी क्रिएटिविटी ये काम किया और आपके उस क्रिएटिव वर्क को किसी ने चुरा लिया और उसको अपना कह के बेच रहा या इंटरनेट पे डाल रहा है, तो ये कंसेप्ट होता है या ये केस बनता है आपके डीएमसीए का वायलेशंस का। In the case of social media intermediaries like Facebook, Instagram or Twitter, content creator can directly approach the platform with a proof of them being original creators। तो उसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपने किसी चीज का आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है और आपके उस कंटेंट को किसी ने यूज किया है आपसे बिना अनुमति लिए, तो आप उस कंटेंट को लेकर विथ द प्रूफ आप इन सोशल मीडिया के पास जा सकते हैं एंड दे हैव टू हियर अबाउट योर केसेस। दूसरा, since these companies operate in nations which are signatories to the WIPO treaties, they are obliged to remove the shared content if they receive a valid and legal DMCA takedown notice। तो अगर कोई लीगल DMCA takedown notice उनको मिला है तो they have to take the actions। और कहा यह जा रहा है कि इसी के चलते रविशंकर जी का वो अकाउंट को बंद किया गया था या ब्लॉक किया गया था।
विपो ट्रीटीज है क्या, या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं? यस, इंडिया इसका मेंबर है विपो का, और विपो मेंबर्स हैव एग्रीड अपॉन टू ट्रीटीज, नेमली द विपो कॉपीराइट ट्रीटीज एंड द विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। इंडिया इसका मेंबर है। दो ट्रीटी याद रखिएगा आप लोग, हो सकता है यूपीएससी पूछे। तो सबसे पहला है विपो कॉपीराइट ट्रीटी एंड विपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी। Both these treaties require member nations and signatories to provide in their respective jurisdictions protections to IP that may have been created by citizens of different nations who are also co-signatories to the treaty. Protection must not be any less in any way than one being given to a domestic copyright holders, and it also obligates that signatories to the treaty ensure ways to prevent circumventions of the technical measures used to protect copyright work. It also provides the necessary international legal protections to digital content. तो ये कुछ provisions हैं इस DMCA का। इसी के तहत रविशंकर जी का अकाउंट को ब्लॉक किया गया था कुछ समय के लिए, 1 घंटे के बाद ही फिर उसको रिलीज कर दिया गया था। सो दैट्स अबाउट द विपो ट्रीटीज। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है DRDO ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है एंड दे हैव लॉन्च्ड अग्नि P मिसाइल्स। अग्नि P मींस प्राइम, इट इज ए न्यूक्लियर इनेबल्ड मिसाइल। क्या है समझते हैं थोड़ा। Agni P news ये है, recently a new generation's nuclear capable ballistic missiles prime was successfully test fired by the Defense Research and Development Organizations from APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha, Balasore. Key points क्या है? Agni P is a new generation's advanced variants of the Agni class under IGMT Integrated Guided Missile Defense Development Program। ये प्रोग्राम बहुत ही पुराना प्रोग्राम है मिसाइल डेवलपमेंट का, और उसके तहत जो अग्नि बना था उसी को ये डेवलप किया गया है, अग्नि प्राइम। इट इज ए कैनिस्टर मिसाइल। ये जैसे कि आपका S-400 है वैसा ही कुछ है, ये भी एक कैनिस्टर मिसाइल है, और कैनिस्टर मिसाइल होने का फायदा ये है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं एंड इसकी मोबिलिटी आसान होती है। इट इज ए कैनिस्टर मिसाइल विद रेंज कैपेबिलिटीज ऑफ 1000 से 2000 किलोमीटर, तो लगभग 2000 किलोमीटर का इसका रेंज है। एंड कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड टू लॉन्च द मिसाइल व्हाइल इंप्रूविंग इट्स स्टोरेज एंड मोबिलिटी। तो इसके स्टोरेज का भी अच्छा प्रोटेक्शन हो जाता है कैनिस्टर के चलते, और इसके जो टाइम पीरियड है, मतलब इसके जो शेल्फ लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। Many advanced technology including composites propulsion system, innovative guidance and control mechanism and state-of-art navigation system has been introduced. The Agni P missile would further strengthen India's credible deterrence capabilities. ये हमारा जो nuclear deterrence है उसकी capabilities को और ज्यादा increase करता है। And in comparison to other Agni class missile, Agni P has improved parameters including maneuver and accuracy. तो अग्नि प्राइम का काफी अच्छा है कैपेबिलिटीज, इसकी मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटीज वगैरह ले लिया जाए या एक्यूरेसी के बारे में बात कर लिया जाए तो ये काफी अच्छा है, काफी प्रिसाइज है ये अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि क्लास मिसाइल्स अगर देखा जाए तो अभी तक इंडिया ने 5 अग्नि मिसाइल्स को लॉन्च किया है, और ये सारे मिसाइल्स IGM-DP पे लॉन्च हुआ था। और IGM-DP की अगर बात किया जाए तो इसमें मतलब समवे और अराउंड 5 मिसाइल्स डेवलप किए गए थे, उसको आप ऐसे याद कर सकते हो पटना। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, और ए से होता है आपका आकाश। तो ये कुछ चीजें हैं जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो ये कुछ 5 मिसाइल हैं जो डेवलप किए गए थे आपके IGM-DP पे। So they are the mainstay of India's nuclear launch capabilities, जिसमें रेंज ऑफ द अदर अग्नि मिसाइल्स की बात की जाए तो अग्नि 1 था 700 से 800 किलोमीटर का रेंज था। अग्नि 2 जो है रेंज मोर देन 2000 किलोमीटर्स। अग्नि 3 के बारे में बात किया जाए तो 2500 किलोमीटर से ज्यादा। अग्नि 4 जो है लगभग 3500 किलोमीटर्स एंड कैन फायर फ्रॉम ए रोड मोबाइल लॉन्चर। और अग्नि 5 जो है उसको द लॉन्गेस्ट ऑफ अग्नि सीरीज एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये लगभग 5000 किलोमीटर रेंज को कवर करता है। हालांकि कुछ कंट्री कहते हैं कि ये लगभग 8000 किलोमीटर रेंज को कवर करता है अग्नि 5, और इंडिया उसके रेंज को छुपा रहा है। जो भी हो, बट इंडिया जो हमारे DRDO जो बोलता है उसी को हम सही मानेंगे, समवेयर अराउंड 5000 किलोमीटर्स। तो इट इज ए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आगे बात किया जाए हमारे जो इस अग्नि मिसाइल्स का, अग्नि प्राइम मिसाइल्स, तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा जो अग्नि मिसाइल्स जो बने था अग्नि 5, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स। और INS अरिहंत ले लिया जाए
सुखोई ले लिया जाए और हमारे जो अग्नि मिसाइल्स, तो इन तीनों सेगमेंट को अगर अटैच कर दिया जाए तो ये हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को कंप्लीट करता है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर ट्रायड हमारे लिए बहुत जरूरी था, और एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये तीनों चीजें जरूरी थी। और न्यूक्लियर ट्रायड, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि न्यूक्लियर ट्रायड इज ए कैपेबिलिटीज ऑफ एनी नेशंस टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम ऑल द थ्री सेगमेंट्स, थ्री वर्जन, दैट इज फ्रॉम एयर, लैंड एंड वाटर। तो आईएनएस अरिहंत ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है, वहां से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स। सुखोई हमारा है ही है, एंड अग्नि मिसाइल्स, और ये इंडिया ने कंप्लीट कर दिया था जब आईएनएस अरिहंत आया था। तो और अग्नि पी उसमें एक नया एडिशन है। न्यूक्लियर ट्रायड बेसिकली अगर समझा जाए तो इट इज ए थ्री साइडेड मिलिट्री फोर्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ लैंड लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल आर्म्ड सबमरीन एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट, जिसमें हमारा रफाल, ब्रह्मोस विथ न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड मिसाइल्स। तो सुखोई और रफाल दोनों ही हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। DRDO had in January 2020 successful test fire 3,500 किलोमीटर रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K4, जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रॉम ए सबमर्ज पोंटून ऑफ द विशाखापट्टनम पोस्ट। Once inducted, this missile will be the mainstay of the Arihant class of indigenous ballistic missile nuclear submarine and will give India the stand-off capabilities to launch nuclear weapons submerged in Indian waters. INS Arihant, the only SSBN in service, is armed with K-15 missiles with a range of 750 kilometers. तो ये कुछ रेंज है हमारा K-15 मिसाइल्स का। In past few years, India has also been able to complete its nuclear triad, and this is especially important given India's no first use policy, while reserve the right of a massive retaliations if we struck with nuclear weapons first. देखिए, क्योंकि हमारे लिए न्यूक्लियर ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए भी क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर जो स्ट्रैटेजी है, हमारे जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हम लोग मानते हैं कि हम लोग पहले नई न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, ना ही ऐसे कंट्री के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। बट वी रिजर्व द राइट टू प्रोटेक्ट एंड वी रिजर्व द राइट ऑफ मैसिव रिटेलिएशंस। अगर हमें हमारे मेनलैंड या हमारे ओशंस एसेट्स या हमारे आर्मी या हमारे एयर फोर्स या हमारे किसी भी एसेट को अगर किसी न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक किया जाता है तो इंडिया विल रिजर्व द राइट्स ऑफ मैसिव रिटेलिएशंस। तो उसके लिए आपको न्यूक्लियर ट्रायड जरूरी होता है, और इसके चलते और एंड हेंस आवर ऑल द थ्री सेगमेंट्स कंप्लीट दिस न्यूक्लियर ट्रायड। सो दिस इज अबाउट द अग्नि प्राइम मिसाइल्स। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली प्रोजेक्ट सी बर्ड, और या जिसको हम लोग बोलते हैं INS कदम्बा, उसके काम को और आगे बढ़ा दिया गया है, और आने वाले टाइम में ये एशिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक नेवल डॉक होगा। क्या है थोड़ा समझते हैं। रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड द करवार नेवल बेस में पहुंचे थे हमारे राजनाथ सिंह जी, और इन कर्नाटका, ऑब्वियस सी बात है, टू रिव्यू द ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड वही है हमारे जो नेवल बेस को अपग्रेड करने का। प्रोजेक्ट सीबर्ड फेज 2 चल रहा है, और प्रोजेक्ट सीबर्ड इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नेवल बेस ओवर एन एरिया ऑफ 11,169 एकर्स। ये बहुत बड़ा एरिया है। फेज 1 comprised construction of a deep sea harbor, breakwater, dredging, a township, naval hospitals, a dockyard uplift center and a ship lift. It was completed in 2005. इसको 2005 में कंप्लीट कर लिया गया था। फेज 2 को मंजूरी दे दी गई थी। The phase 2 of project Seabird was cleared by Cabinet Committee on Security in 2014, and it envisaged expanding facilities to house additional warships and set up a new naval air stations among other plans. INS कदम्बा की अगर बात किया जाए तो इट इज करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट इंडियन नेवल बेस एंड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द लार्जेस्ट नेवल बेस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपेंशन फेज 2. The Navy alone aircraft carrier INS Vikramaditya is based at Karwar, and the base also has the country's first sea lift facilities, a unique ship lift and transfer system for docking and undocking ships and submarines. तो वहां पर इसको किया जाता है। The project involves several technical and environmental challenges. तो ये कुछ challenges हैं, but we are going to overcome those challenges. This is about the project Seabird Phase 2.
नेक्स्ट, एफर्ट्स टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन इंडियन नेवी। इसमें बहुत सारे और भी काम किए गए हैं इंडियन नेवी को सेल्फ रिलायंट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें से आईएनएस करवार भी एक है। और अगर बात किया जाए तो मोर देन 2/3 ऑफ द नेवीज मॉडर्नाइजेशन बजट हैज बीन स्पेंट ऑन इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट इन द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स। देखिए, अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है अपने नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना, और उसके तहत इंडिया ने बहुत काम किया है। दूसरा, आउट ऑफ 48 शिप्स एंड सबमरीन 46 आर बीइंग इंडक्टेड थ्रू इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन। 48 शिप में से एंड सबमरीन में से 46 सबमरीन और शिप्स वगैरह हमने इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें आपको मालूम होगा प्रोजेक्ट 75I, which envisages indigenous construction of submarine equipped with state-of-art independent propulsion system at an estimate cost of 43,000 करोड़। 43,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 75I, जिसमें हमने स्टेट ऑफ आर्ट इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम सबमरीन बनाया था। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो अभी डेवलप हो रहा है, likely to be commissioned in 2022, is a shining example of the Navy's self-reliance efforts, and Navy is continuously strengthening India's relations with its maritime neighbor, with its focus on सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। तो हमारे जो इंडियन IOI और सी है, इंडियन रीजन्स में, इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज हैं जो सराउंडिंग कंट्रीज, उनके बीच में हम काफी अच्छा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके संग मिलके वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशनशिप्स। तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का। एंड फ्रॉम रेस्क्यूइंग स्टैंडर्ड इंडियन नेशनल्स फ्रॉम अफेक्टेड कंट्रीज टू फेयरिंग इन क्रिटिकल इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्रॉम अब्रोड, जिसे आप लोगों ने देखा होगा समुद्र सेतु 1 और 2 में कोविड-19 में इंडियन नेवी ने टायरलेसली काम किया था बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने में और ऑक्सीजन लाने में, बहुत बड़ा हेल्प था। और कहा जाता है कि एक कंट्रीज की जो एसेट होती है या नेवल फोर्स या जो भी फोर्सेस होती है, उसकी काबिलियत या उसकी जरूरत उस समय महसूस होती है जब देश असहाय होता है, और इसमें हमारे जो नेवी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय इन लोगों ने टायरलेसली बिना रुके लगातार इन्होंने काम किया है। दूसरा, जो सागर वाज लॉन्च्ड इन 2015 एंड इट इज इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन IOR का। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक विजन है सागर, जो 2015 में लॉन्च हुआ था इंडियन नेवी का। So that's all for today, our DNA segments. At the end, our one-liner. सबसे बड़ा है, सबसे पहला है हमारा बाईहेतन डैम। ये चाइना सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। कहा यह जाता है कि जो 3 गॉर्जेस डैम है उनका मतलब उसके लगभग उससे सेकंड ही होगा, मतलब सेकंड बिगेस्ट होगा। So recently, China has put into operations the Baihatan Dam, world's second biggest hydropower dam. The Three Gorges Dam is the largest hydropower dam in the world and is also along China's Yangtze River. It began operation in 2003. 2003 में Three Gorges Dam बनाया था चाइना ने। ये Three Gorges Dam is not that much successful जो चाइना ने सोचा था, और इसके चलते बहुत सारे हार्म भी हो रहे हैं चाइना को। फिर भी चाइना ये बड़े बड़े डैम बना रहा है। खैर, नेक्स्ट, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। रिसेंटली द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर found a few tiger inhabiting the Bernadi Wildlife Sanctuary in Assam, and it is one of the smallest wildlife sanctuary of Assam and covers an area of 26.22 square kilometer. ये सबसे छोटा एरिया होता है हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम के अंदर में, और उसके अंदर में कुछ टाइगर्स, फ्यू टाइगर्स को देखा गया है। सो नेक्स्ट, एक्सरसाइज सी ब्रिज यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट लॉन्च किया है, ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज सी ब्रिज इन द ब्लैक सी। जैसे आप लोगों को सुना होगा कि रिसेंटली देयर वाज ए स्कर्मिश बिटवीन रशियन नेवी एंड यूके नेवी, और रशिया के जो कुछ फाइटर जेट्स थे उन्होंने यूके नेवी को HMS डिफेंडर के ऊपर में या साइड में बारूद भी गिराया था, बॉम्ब्स वगैरह, to inhibit UK to enter inside the Black Sea. उसके चलते थोड़ा कंडीशन खराब भी हो गया था, बट इट डजंट एस्केलेट। तो उसी के तहत अमेरिका और यूक्रेन दोनों सी ब्रिज एक्सरसाइज कर रहे हैं ब्लैक सी में इन शो ऑफ वेस्टर्न कोऑपरेशन विद यूक्रेन एज इट फेसेस ऑफ विथ रशिया। द ड्रिल कम्स जस्ट आफ्टर द ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS डिफेंडर passed near Russian annexed Crimea in the Black Sea. तो रशिया ने जब इस तरह के काम किए थे तो उस समय उसके बाद ही ये सी ब्रिज स्टार्ट किया गया।
Netrex high-speed track recently the Minister of Heavy Industries and Public Enterprises inaugurated Netrex, the high-speed track in Pithampur, इंदौर, मध्य प्रदेश। तो ये एक हाई स्पीड ट्रैक बना है और इसमें आने वाले टाइम में ट्रायल रन शुरू होगा। ये कुछ है। ये बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर से आ गया, तो द सेम थिंग हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट हमारे जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टे टाइट एंड टेक केयर एंड प्लीज डू टेक वैक्सीन्स as it will protect you from this deadly coronavirus.